नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं, चाहे वह यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाती हैं, उन परीक्षाओं के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। विशेष तौर पे हम लोगों ने इस समय आपके वीडियो 2018 की जो परीक्षा है उसको फोकस कर रखा है, और इसके साथ ही साथ हम लोग लेखपाल की जो परीक्षा अगले कुछ महीनों में प्रस्तावित है उसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग वीडियो की जो परीक्षा 2018 में हुई थी, जिसको कैंसिल कर दिया गया है, फिर प्रस्तावित है अगले मंथ में, तो उसी संबंधित जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर उपलब्ध हुए हैं। इनमें हम लोग ये आपका इस श्रृंखला का चौथा प्रश्न पत्र है। इस चौथे प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपके दिए हुए हैं जो कि आपके गद्यांश पर हैं। लोगों इस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ प्रश्नों के आंसर को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। किससे रहित राज्य किस काम का है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रियजनों से रहित। आगे हम लोग बात करते हैं जगत का अर्थ है, तो जगत का अर्थ आपका संसार। निष्फल का अर्थ आशय है, तो निष्फल का अर्थ जो आशय होगा वो आपका अधूरा नहीं व्यर्थ होगा। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, तो ये है जीवन को सुखमय बनाना। तो ये आपके प्रश्न थे जो आपके गद्यांश पर आधारित है। अब हम लोग अच्छे से 1 बाय 1 करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से जो कौन है वो आपका दीर्घ स्वर है। तो हम लोगों ने जब वर्णमाला वाला सेक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपके दीर्घ स्वर के बारे में बताया था। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन? तो या, रा, ला, वा को हम लोग अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा, वाह। अगला हम लोग देखते हैं निम्न में से अल्प प्राण हैं। तो अल्प प्राण जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो अल्प प्राण क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले अल्प प्राण ऐसे व्यंजन होते हैं, अब देखिए व्यंजन की यहाँ बात की गई है, जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले, जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण को पहचानने का तरीका मैंने बताया था। पहले बात तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास होता है, कम निकलता है, उसके बाद मैंने का, चा, टा और जो पा वर्ग होते हैं, इसमें आपको पहला और जो तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है, इसको हम लोग अल्प प्राण की श्रेणी में रखते हैं। इसके अतिरिक्त या, रा, ला या वा को भी हम लोग अल्प प्राण की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से का वर्ग का जो तीसरा शब्द है वो आपका गा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं निम्न में से घोष वर्ण कौन है। अब देखिए घोष वर्ण क्या होते हैं। अब देखिए, नाद की दृष्टि से, बहुत ध्यान सुनिएगा, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती, जैसे आप कोई भी ऐसा शब्द बोलेंगे जिससे कि स्वर तंत्रियां झंकित हो जाए, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके व्यंजन लिखे हुए हैं, तो इसीलिए जो प्रत्येक वर्ग का, जैसे घोष, सघोष क्या होगा? पहला, दूसरा, और अघोष जो होता है तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन होता है उसको हम लोग अघोष कहते हैं। इसी के अतिरिक्त सभी स्वर और या, रा, ला और वा को हम लोग क्या कहते हैं? घोष वर्ण में रखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जा। अगला 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? अब देखिए ओष्ठ वर्ण क्या होते हैं,
अब नाम से स्पष्ट ऐसे वर्ड जिनको बोलने में ओठ जो है आपके स्पर्श हो जाते हैं। तो आप बोल के देखिए ऊप देखें तो ओठ में आप देख रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊ। निम्न में से योग रूढ़ है। अब देखिए योग रूढ़ क्या होते हैं। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक अलग अर्थ भी निकले। जैसे अब इसमें देखेंगे जलज, जल मतलब जल और जा मतलब उत्पन्न हो, जल से उत्पन्न होने वाला, इसको हम लोग जलज कहते हैं। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जलज का अर्थ आपका कमल हो जाएगा। महोत्सव। अब महोत्सव का क्या होगा, महा प्लस उत्सव। अब देखिए अगर इसमें संधि की बात करेंगे तो इसमें आपका कौन सा संधि होगा, इसमें आपके गुण संधि होगी। बैलगाड़ी में कौन सा समाज है, तो बैलगाड़ी मतलब बैल की गाड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। आगमन में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग आगे लगते हैं शब्दों के, तो आगमन में हो जाएगा आ प्लस गमन आगमन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रसोईया, तो इसमें ईया छोटी ई रहेगा, ध्यान रखेंगे, निकल। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। अब देखिए तत्सम शब्द जो इसमें है वो आपका क्या है, क्षेत्र। गधा का गर्दभ होता है। निम्न में कौन सा तद्भव है, तो तद्भव आप देख रहे हैं जीभ, इसका जो तत्सम होता है वो आपका जिह्वा होती है। 17 निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो देशज अगर आप बात करेंगे तो कटोरा आपका देशज शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा विदेशी शब्द है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इन शब्द को आप बोल के देखिए, यदि वीडियो जल्दी लग रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको सभी आपके आंसर मिल जाएंगे। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सभा। 19 नंबर निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो आप जानते हैं सर्वनाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कौन। सर्वनाम आपको मैंने बताया सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। जब भी सर्वनाम के भेद की अगर बात करेंगे तो सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है, तो विशेषण ठीक है। अब इसमें जो विशेषण है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए घबराहट नहीं होगा, घबराहट जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये जरूरी है। अब देखिए जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, जैसे प्रेरणा दे रहे हैं, आप अपना काम खुद ना करते किसी दूसरे से करवा रहे हैं। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी गिराना। 24 निम्न में अव्यय है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसपे लिंग वचन कारक होता है, इसका किसी प्रकार से कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस संदर्भ में इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची विहग। अगला हम लोग देखते हैं, अगले की हम लोग बात करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 25 जटिल, ठीक है। अब देखिए जटिल का जो आपका विलोम होगा वो आपका हो जाएगा सरल, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग बात करते हैं आगे, जो देने योग्य है, तो जो देने योग होगा उसके लिए एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, ये हो जाएगा आपका देय। दिन और दीन, तो दिन का मतलब क्या होगा, दिवस, और दीन का मतलब गरीब। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है। अब देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, साहस हो गया, पुस्तक हो गया, अंबर हो गया और आपके
बालक हो गया। तो आपको मैंने अनेकार्थ शब्द पढ़ाया, तो जो अंबर है वो अनेकार्थ हो जाएगा। इसका जो अर्थ और होता है, अंबर का एक आकाश हो गया। इस पहले देख लेते अंबर। अंबर के अर्थ आपके आकाश हो जाएंगे, वस्त्र हो जाएगा, कपास हो जाएगा और मेघ हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा जो है वो आपका वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 30, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो आप देखेंगे प्रादेशिक सही है, माधुर्य सही है, व्याप्त सही है, लेकिन इसमें जो अशुद्ध होगा वो प्रामाणिक होगा। प्रामाणिक की जगह क्या होता है सही शब्द आपके प्रामाणिक। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से अधिकरण कारक क्या है। तो अधिकरण क्या होता है में पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग बात करते हैं 32, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब देखिए पुल्लिंग शब्द क्या होगा कि आप सबसे पहले करेंगे क्या कि जो वाक्य प्रयोग होता है उसको देख लेंगे। तो क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्र आपका स्त्री क्षेत्र जो होगा वो पुल्लिंग होगा, क्योंकि क्षमा दी जाती है, घटना होती है और रीति बनती है या रीत से होती। इसका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र। 33, निम्न में स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग अगर देखेंगे तो वैसे भी आप देख रहे होंगे, जो गरिमा है, गरिमा भी आप देखते हैं लड़की का नाम होता है, तो गरिमा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। 34, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो जो दर्शन है, दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अब कुछ शब्द होते हैं उनको देख लेते हैं जिनका हमेशा दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओठ, ये सब क्या होते हैं सदैव बहुवचन में। भूतकाल, मैं राम घर गया था, तो राम घर गया था इसको हम लोग भूतकाल में रखते हैं। निम्न में भाववाच्य है। अब देखिए भाववाच्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तव में भाववाच्य क्या होता है। देखिए क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। अब भाव की प्रधानता का बोध हो, अब देखिए जैसे सिंपल से हम लोग बात करेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है, कुछ ऐसा भाव लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये नहीं होगा भाववाच्य। अगला है श्याम पत्र लिखता है, यह भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या है, पत्र लिखने की प्रधानता है, यानी कि कर्म की प्रधानता है, सॉरी क्रिया की प्रधानता है। मोहन से बैठा नहीं जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक समर्थता और असमर्थता दर्शाई जा रही है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र है। अब देखिए इसके पहले भी जो हमने क्वेश्चन कराया था उसमें जो मिश्र वाक्य होते हैं उसको पहचानने के लिए हमने बताया था। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़, आश्रित मतलब जो आश्रित होंगे वो गौड़ होंगे, उपवाक्य हो, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, इससे आपके जुड़े हों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। यानी एक प्रधान वाक्य होगा और उस पर दूसरा वाक्य आश्रित होगा। अब देखते हैं, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये तो आपका साधारण वाक्य है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी साधारण वाक्य है। अगला देखते हैं हम लोग, वह पुस्तक राम की थी, ठीक है, ये भी। अब देखिए जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। अब देखिए एक ये जो हो गया वो क्या मुख्य एक पार्ट हो गया और इस पर गौड़ होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। मैंने विद्यालय जानना है, वाक्य में अशुद्ध है, आप वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा। मैंने, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, आप सभी जानते हैं, प्रश्न चिन्ह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भी देख लीजिए, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मयाद बोधक है, ये विस्मयाद बोधक चिन्ह और अर्धविराम।
आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ पड़ना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है तो पैरों पर खड़ा होना। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लाभ ही लाभ यानी कि पांचों उंगलियां घी में। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? तो मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद व्याख्यानुवाद कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 ब्रिज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ये पश्चिमी आ जाएगा। 46 देखते हैं। अमेंडमेंट का अर्थ जो होता है वो आपके संशोधन होता है। सूरसागर के रचयिता, तो सूरसागर के रचयिता हम सभी जानते हैं हमारे प्रिय कवि सूरदास जी हैं। 47 निम्न में रीतकाल का कौन कवि नहीं है? थोड़ा सा पहले हम लोग रीतकाल के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर रीतकाल की बात करें तो इसमें आपके जो बिहारी हैं वो रीतकाल के कवि हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था इस कहानी के लेखक आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उर्वशी किसकी रचना है? तो बहुत प्रिय रचना मतलब बहुत प्रिय रचना है। रचना क्या कहिए? काव्य है रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए हिंदी के सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस पे मिल जाएंगी। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। जो रीजनिंग वाला सेक्शन है आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर रीजनिंग के सेक्शन को हम लोग हल कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। 101 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी स्टोरेज जो डिवाइस है वो आपका ऑप्शन नंबर इसमें देखना पड़ेगा। पहले देखते हैं हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टेप। 102 निम्न में कौन सी एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका क्या है? विजुअल बेसिक। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अटैक सरफेस। सुरक्षा सेवाओं और गोपनीयता। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीक का प्रयोग क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टोग्राफी। 105 उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत। देखिए मैंने आपको अभी इसके पहले जो लेक्चर अपलोड हुए हैं आप देखिएगा पापा वीडियोस में मैंने आपको बताया था। तो कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का क्या प्रतिशत है? वो 68.7% है। रामचरित का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो रामचरित का जो आपका किष्किंधा कांड है वो आपका सबसे आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? आलू, गन्ना, ये सब में क्या है आपका प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश के किस जिलों में किचौछा दरगाह है? तो किचौछा दरगाह आपके उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में है। श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनका संबंध आपके वायलिन से है।
इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन होगा? देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अर्धकुंभ हटा दिया, कुंभ और महाकुंभ कर दिया गया है। अर्धकुंभ शब्द जैसा कोई शब्द ही नहीं। 111 निम्नलिखित में किस अवसर पर सोहर गीत गाया जाता? तो आप जानते होंगे जो बच्चा होता है, बच्चे के जन्म पर, खासकर जो अवध रीजन होता है वहाँ पर सोहर गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाए जाने वाला मंगल गीत है। इन गीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियों और उत्सवों का सुंदर वर्णन मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं जो लठमार होली है वो निम्न से लठमार होली के लिए निम्न से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं ये आपके बरसाना। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लेखक आपके शिवमंगल सिंह सुमन। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? तो ये आपका कहाँ पर है? सेंट्रल ट्रेनिंग फुटवियर इंस्टीट्यूट, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आगरा में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में आपका जो इलाहाबाद है उसकी जनसंख्या सर्वाधिक। 116 क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, इसके पहले की भी जो पेपर उसमें हमने देखा है। तो पल्ली छादनम किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो जो तुगलक वंश है उसकी नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो हुई थी वो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न से किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी शाहजहां के द्वारा। बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? अब देखिए इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग पॉज कर लीजिएगा, देखिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। 121 महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्र में किसकी अध्यक्षता की थी? ये एकमात्र सत्र भी था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्ष। बेलगाम 1924। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ये जो आपके थे प्रधानमंत्री वो आपके था जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो आप जानते हैं इलाहाबाद। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? देखिए जो नदियां हैं वो मुख्यतया कहाँ गिरती हैं? ये आपके इधर जो आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, लेकिन जो कुछ नदियां हैं वो वहाँ ना गिर के जस्ट उसके उल्टा गिरती हैं। उसमें आपका नर्मदा हो गया, नर्मदा इसलिए वहाँ गिरती है क्योंकि वो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में है। निम्नलिखित में किस राज्य में भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं 127 डेंड्यूम नदी का उद्गम कहाँ है? देखिए डेंड्यूम नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नदी आप देखेंगे कई जो देश हैं वहाँ से प्रवाहित होती है। हालांकि पहले इसके हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। अब देखिए डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित दोनावेसंग कस्बे के पास शुरू होती है, फिर दक्षिण पूर्व को बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। देखिए इसलिए मैं बताया था इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया,
सर्बिया, बुल्गारिया, मालदोवा, यूक्रेन और रोमानिया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, ये आपका हो जाएगा अफ्रीका। अगला, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो चमेरा बांध है वो आपके रावी नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, या रावी नदी पर बुरा। अब देखिए गैलरेस ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो जो गैलरेस ज्वालामुखी है वो आपके कोलंबिया में। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? देख रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो जो आपका थोसेघर वाटरफॉल है वो महाराष्ट्र में। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? यानी आप देख रहे हैं जो उत्तरी गोलार्ध है उस उत्तरी गोलार्ध में रहने के लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी 90। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कईवें नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाएगा? तो हर 5वें वर्ष। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ये है आपका अनुच्छेद 123। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या आपका 12। कला, विज्ञान, साहित्य इन सब क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। को विधानसभा सत्र अवसान करने की है? अब देखिए सत्र अवसान करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सत्र अवसान करने की जो शक्ति होती है वो आपके राज्यपाल के पास होती है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन, इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि करंट का है कोई मतलब नहीं है, नोएडा में। भारत के 80 किरनी फोर पता नहीं कौन सा इंडेक्स है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, 11वां 139। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को तक विस्तार किया है 2020। विश्व बाघ दिवस, इम्पॉर्टेंट, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपके नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का शुभारंभ किया? देखिए ये उस समय भी इम्पॉर्टेंट था, इस समय भी है। तो जो सूर्य शक्ति है वो आपके गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो ये आपका 7। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो COP कनेक्ट। हाल ही में निम्नलिखित में किसे त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया? तो क्वीन अनानास। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर होती है। इसका जो मुख्य काम होता है वो कृषि साख यानी कृषि ऋण प्रदान करना होता है। निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है वो आपका ऑप्शन नंबर डी भारत। 149 27 से 29 दिसंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया?
मुंबई में। अगला, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन था? तो ये आपका भारत। ठीक है, ये थी आपको 150 प्रश्नों की श्रृंखला। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देंगे। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।